दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द किस्त नंबर 38। ये टैंकर कहाँ जा रहा है? मैंने तहकमाना अंदाज में पूछा। इस टैंकर को आप नहीं रोक सकते? अगर आपको भी टैंकर की ज़रूरत है तो मुझसे बात कर ले। महीने में जितने टैंकर चाहिए मुझे बता दे। वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, मगर फौरी तौर पर ये टैंकर मेरे घर जाएगा, समझे? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही टैंकर का ड्राइवर हंसने लगा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, जानते हैं ये टैंकर कहाँ जा रहा है? ये आईजी साहब के घर जा रहा है। वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर हाथी मर कर भी 1.25 लाख का होता है। मैंने सोचा अगर ड्राइवर के एक साथी को बेबस करने के बाद वाटर टैंकर आईजी साहब के घर ले जाऊं, आईजी साहब के नौकर इनकार तो ज़रूर करते कि हमने टैंकर नहीं मंगाया, मगर जब टैंकर वाला ज़िद पे अड़ा हो कि टैंकर यहीं ले के लिए है तो कौन इनकार करेगा। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। वो टैंकर वाकई आईजी साहब के घर जा रहा था। मैंने खुशामदाना लहजे में ड्राइवर से कहा, देखो आईजी साहब से मेरी शिकायत मत करना और ज़रा मेरी बात सुन लो। मुझे ज़रा जल्दी है, एक केस के सिलसिले में एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम्हें यहाँ से फारग होने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ना। ड्राइवर मेरी बातों में आ गया। पुलिस का एक इंस्पेक्टर उसकी खुशामद कर रहा था कि आईजी साहब से मेरी शिकायत मत करना। दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए बोला, आप किस थाने में हैं जनाब? मैं गुलबर्ग थाने का इंचार्ज हूँ, मैंने डिठाई से जवाब बोला। अच्छा, फिर तो आप मेरा काम कर सकते हैं, उसने कहा और आगे बढ़ाया। काम तो तुम्हारा हर हालत में करूँगा। मैंने अचानक मशीन पिस्टल निकाल ली और बोला, खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना ये मशीन पिस्टल बिल्कुल असली है और इसमें से कई बंदों को ठिकाने भी लगा चुका हूँ। मेरा कसूर तो बता दें इंस्पेक्टर साहब, उसने आजिज़ी से कहा। इस दौरान में तैमूर ने भी अपना काम ख़त्म कर लिया। उसने ड्राइवर के मुआवन को घसीट कर नीचे उतार लिया। देखो, तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मगर शर्त यह है कि हमारे साथ तावन करो। मैंने कहा, चलिए फिर ये टैंकर मैं आप ही के घर डाल देता हूँ। ड्राइवर ने जल्दी से कहा, जान जाने का खतरा हो तो इंसान अपने सारे असूल भूल जाता है। उस तरफ चलो। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर खाली प्लाट की तरफ इशारा किया। तैमूर अपने शिकार को घसीटता हुआ खाली प्लाट में ले गया था। मैं ड्राइवर को भी वहीं ले गया। फिर अचानक मैंने ड्राइवर के सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता दे मारा। तैमूर भी अपने शिकार के साथ वही सलूक कर चुका था। फिर उसने शराड से बारीक रस्सी का एक लच्छा निकाला और इन दोनों के हाथ पांव बांधने के बाद दोनों के मुंह में कपड़ा भी ठोंस दिया। फिर उसने इन दोनों को फुर्ती से गाड़ी में ठोंस दिया। अब कम से कम इन लोगों के 1 घंटे से पहले होश में नहीं कोई आ सकता था। होश आ भी जाता तो वो शोर मचाने के काबिल नहीं रहे थे। इनके मुंह में तो कपड़े चुने हुए थे। इन्हें गाड़ी में डालकर मैं और तैमूर टैंकर की तरफ बढ़े। उसका स्टीयरिंग तैमूर ने संभाला और मुश्किल से 1 मिनट में आईजी साहब के बंगले पर पहुंच गए। वो शायद पहले से वाटर टैंकर के मुंतजर थे, इसलिए हमने जो ही हारन दिया, आईजी साहब के बंगले का दरवाज़ा फौरन खुल गया। मैंने उतर के अंडरग्राउंड टैंक का जायज़ा लिया। मैंने तो दरअसल अंदर मौजूद मेहमानों और मुआवजों का जायज़ा लेना चाहा था। बंगले के वसी अर्ज लान में मेहमान थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वो सब उर्दू में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मेहमानों में जोनाथन वजूद नहीं था। 2 लाख उर्दू बोल सकता था, मगर किसी अहले ज़बान की तरह बामुहावरा उर्दू बोलना कम अज़ कम जोनाथन के बस की बात नहीं थी।
हाजी साहब के एक मुलाजिम ने अंडरग्राउंड टैंक का ढकना उठा दिया। तैमूर ने रबड़ का मोटा पाइप टैंक की टूटनी में फिट करके अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। इसी वक्त एक मरूफ कैटरिंग सर्विस की गाड़ी भी वहां कर रुकी। वाटर टैंकर की वजह से गेट चूंकि पूरा खुला हुआ था, इसलिए मैंने इस गाड़ी में से उतरने वाले हर आदमी का जायजा लिया। वो कैटरिंग कंपनी के खानों के साथ साथ दीगर चीज़ों का भी इंतज़ाम करती थी। 4 बैरे भी कैटरिंग की वर्दियों में गाड़ी से उतरे। खाना लाने वाले 2 अफराद मजीद इनके साथ थे। गाड़ी से इंतज़ार में बाहर ठहरी कि टैंकर बाहर निकले तो अंदर आकर खाना उतारे। बैरे अलबत्ता अंदर आ गए। इन चारों में से एक बैरे को देखकर मैं चौंक उठा। वो शक्ल सूरत से किसी तौर बैरा नहीं लग रहा था। यूनिफॉर्म भी उसके जिस्म पर टाइट थी और चेहरे पर भी सफाकी थी, जो किसी गरीब बहरे के चेहरे पर हो ही नहीं सकती थी। उसका हिलिया जोनाथन से मिलता जुलता था। अपने चेहरे के नकूश से भी वो गैर मुल्की लग रहा था। अमूमन हमारे प्यार सूबा सरहद के लोग भी ऐसे ही होते हैं, इसलिए देखने वाले उसे सूबा सरहद का ही समझते। दूसरे बहरे तो वहां आकर इंतजामात का जायजा लेने लगे, मगर वो बहरा बहुत गौर से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। उससे पहले मशरूबात वगैरह आईजी साहब के मुलाजिम सर्व कर चुके थे। मेरी छठी इस खतरे की घंटी बजाने लगी। इस दौरान वाटर टैंक खाली हो चुका था। तैमूर रबड़ का पाइप इकट्ठा करके साइड पर लगा रहा था, तो मैंने ऐसा से उससे कहा कि इस बहरे को गौर से देखो। मेरा भी यही ख्याल है, तैमूर ने सरगोशी में कहा। तुम वाटर टैंकर बाहर निकालो, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ, मैंने कहा। तैमूर स्टेरिंग पर जा बैठा, इंजन स्टार्ट करके टैंकर को रिवर्स करने लगा। अचानक मैंने दराज कद बहरे को मुखातब किया। जरगुल खां, उसने मेरी तरफ तवज्जो ना दी। मैं आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, अरे यार जरगुल खान, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ मगर तुम सुन ही नहीं रहे। अधिक गुल खान नहीं आए, उसने कहरआलूद नज़रों से मुझे कूरा। अरे यार, तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो, ये कहकर मैं उससे लिपट गया। मैं ये जानना चाहता था कि इसके पास कोई हथियार वगैरह है या नहीं। मुझे फ़ौरन एहसास हो गया कि उसके बगली होस्टर में रिवाल्वर है, जो कोट की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। उसने ज़ोर से मुझे धक्का दिया और बोला, हम तुमको नहीं जानता, अभी भाग जाओ। मैंने माज़रत ख्वाना अंदाज में कहा, माफ़ करना यार, मैं तुम्हें अपना दोस्त जरगुल खान समझ रहा था। ये कहकर मैंने जेब से टैंकर की पर्ची निकाली और उसके एक मुलाजिम से साइन करने को कहा। उसके पास पेन नहीं था। वो पेन की तलाश में अंदर चला गया। मैं किन अखियों से इस बहरे की हरकत और सकनात देख का जायजा ले रहा था। अचानक बाहर आगे पीछे 2 गाड़ियां रुकी। अगली गाड़ी में से एक बावकार शख्स बरामद हुआ। उसका आधा सर गंजा, वो कोई ख़ास मेहमान था। उसे देखकर वहाँ बैठे हुए अफराद में से एक साहब उसकी तरफ लपके और बोले, यार हैदर, तुमने बहुत देर कर दी, मुझे मालूम है तुम क्या बहाना करोगे। सॉरी इफ्तिखार। आने वाले साहब ने जब मेज़बान का नाम लिया तो मैं चौंका। वही आईजी साहब थे। दूसरी गाड़ी से जो लोग उतरे, मैं इन्हें देखकर हैरान रह गया। वो अली मुराद और ग्लोरिया थे। फिर ग्लोरिया ने बहुत अदा से आईजी साहब को मुखातब किया, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। आईजी साहब ने गौर से ग्लोरिया को देखते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने अली मुराद से मुसाफा किया। इनकी काबिल निगाहें इस दौरान में अली मुराद का जायज़ा भी ले चुकी थी। फिर वो बोले, सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस दौरान में दराज कद बहरे की हरकत का जायज़ा भी ले रहा था। अब वो ऐसी जगह चला गया था जहाँ वो किसी की नज़रों में ना आ सके। फिर उसने गैर महसूस तरीके पर कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला तो मैं चौंक गया। उसने बहुत ही गैर महसूस तरीके से कोई चीज़ जेब से निकाली थी। उसके अंदाजे से मुझे इल्म हुआ कि वो रिवाल्वर है। मेरे असाब कशीदा हो गए। फिर उसने आईजी साहब का निशाना लिया और इस दौरान फायर करना ही चाहता था कि मैंने एक जकंद भरी और आईजी साहब को लेते हुए नीचे गिर गया। फायर का हल्का सा धमाका हुआ और गोली इंतहाई अजियतनाक अंदाज में कोई चीखा। मेरा दिल उछल कर गोया हलक में धड़कने लगा। मैं आईजी साहब को बचाने के चक्कर में ग्लोरिया और अली मुराद को फरामोश कर बैठा था। गोली तो उन्हें भी लग सकती थी। मैं वहशत ज़दा अंदाज में घूमकर अपने साथियों को देखा। वो दोनों सही सलामत थे। अलबत्ता सामने से आता हुआ एक बहरा गोली से जख्मी हो गया था और रान पर वो इन पर आ गिरा था। सबज घास पर उसके खून के सरख धब्बे अजीब से लग रहे थे। फिर मेरी नज़रें इस तरफ
उठी जहां दराज का बैरा खड़ा था, जिसके बारे में अब तस्दीक हो गई थी कि वो जोनाथन ही है। जो जोनाथन वहाँ नहीं था, अलबत्ता गेट के पास दो अफराद एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता थे। मुझे पहचानने में देर न लगी कि वो जोनाथन और तैमूर हैं। मैं भी फुर्ती से उस तरफ लपका, मगर मेरे वहाँ पहुँचने से कबल जोनाथन ने तैमूर को उछाल के दूर फेंक दिया। तैमूर मुझसे टकराया तो मैं भी उलझ कर रह गया। जोनाथन छलावे की तरह गेट से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे लपका, मगर मुझे देर हो चुकी थी। वो कैटरिंग कंपनी की गाड़ी में सवार होकर वहाँ से भाग निकला। मेहमानों में भगदड़ मच गई थी। हर शख्स हरासा दिखाई दे रहा था। मुझे देखते ही आई साहब मेरे तरफ लपके और मेरा शाना थपथपा कर बोले, थैंक यू माई बॉय, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, मगर तुम्हें बरवकत इल्म कैसे हुआ कि मुझ पर फायर करने वाला है? बस ये इत्तेफाक की बात है सर, मैंने इनकसारी से कहा। अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ गई। मैंने उसके हाथ में रिवाल्वर देख लिया। रिवाल्वर का रुख आप ही की तरफ था, इसलिए मैंने आपको गिरा दिया। वो गोली तुम्हें भी तो लग सकती थी, एक लम्हे की तो बात थी। तुम्हें एक लम्हे की तखीर हो जाती तो इस गोली से या तो मेरा काम तमाम हो जाता या तुम्हारा। ऐसे कामों में रिस्क तो लेना पड़ता है सर। मैंने इनकसारी का मुजाहरा किया। आपकी जान मेरे मुकाबले में कहीं कीमती है। फिर मुझे इस बैरे का ख्याल आया जो गोली से जख्मी हुआ था। मैंने आईजी साहब से पूछा, गोली से कुछ जख्मी भी हुआ था? हाँ, गोली इस बैरे की रान में लगी थी। मैं उसे हॉस्पिटल भिजवा रहा हूँ। ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसकी जान बच गई। पार्टी दरहम बरम हो चुकी थी। लोग एक एक करके रुखसत हो रहे थे। रुखसत होने वालों में कुछ देर रुककर इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते, आईजी साहब की जान बच जाने पर मुबारकबाद देते और गेट की तरफ बढ़ जाते। ग्लोरिया ने मेरी नज़रें मिली तो मैंने उसे भी वापस जाने का इशारा किया। वो भी खरामा खरामा चलती हुई आईजी साहब के पास आई। अली मुराद ने इनसे रुखसत की इजाज़त चाहिए, फिर दोनों ही गेट की तरफ बढ़ गए। इसी लम्हे आईजी साहब ये भूल गए कि वो ग्लोरिया को पहचाने नहीं थे। वो ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझे हुए थे। मुझे ये खौफ था कि कहीं पुलिस ना धमके। मैंने भी इनसे रुखसत की इजाज़त चाही। तुम एक मिनट ठहरो, आईजी साहब ने कहा। मेरा मुलाजिम करीम मुझे बता रहा था कि तुम वाटर टैंकर के ड्राइवर हो। अपनी गुफ्तगू और लिबास से तो मुझे पढ़े लिखे दिखाई देते हो। नौकरियां इस दौर में कहाँ मिलती हैं सर? मैंने कहा। यह मुलाजमत भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, मगर अब मालिक है, ये अब लग गई है, ये भी जाएगी। क्यों? उसने चौंक कर कहा। यहाँ के बाद मुझे टैंकर भर के जनरल सुल्तान के बंगले में जाना था। उन्होंने फ़ोन पर बताया था कि वहाँ पीने को पानी नहीं है। इनमें 20 मिनट में पहुंचने का मैंने वादा किया, तो फिर मुझे तो यहीं 1 घंटा लग चुका है। मैंने फौरी तौर पर वहाँ से रवानगी का एक जवाज़ कर लिया। फिर आप पुलिस को रिपोर्ट लिखाएंगे, पुलिस आएगी, मेरा बयान होगा। उसके बाद भी पुलिस वक्त बे वक्त मुझे परेशान करती रहेगी। फिर बताइए मेरी मुलाजमत रहेगी या जाएगी? मैंने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मुलाजमत की तुम फिक्र न करना, कल या परसों किसी भी वक्त मिल लेना। फौरी तौर पर तुम टैंकर लेकर चले जाओ और जनरल सुल्तान का घर का है, वरना मैं तुम्हें रोक लेता। फिर वो चौंक के बोले, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम कामरान है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मैं ज़हनी तौर पर इस सवाल के लिए तैयार ही नहीं था। यूँ भी मेरा जहन दूसरी तरफ उलझा हुआ था। पुलिस किसी भी लम्हे वहाँ पहुँच सकती थी। ओके सर, मैंने जल्दी से कहा। मैं कल परसों किसी भी वक्त हाज़िर हो जाऊँगा। विश यू गुड लक बॉय, आईजी साहब ने हंसकर कहा। और हाँ, अपने साथी को भी लेकर आना, और जो उससे उलझ गया था। तुम जैसे जीदार लोगों को तो पुलिस में होना चाहिए। मैं जल्दी से बाहर निकल गया। तैमूर ने टैंकर बाहर एक तरफ लगा दिया था और ख़ुद स्टीयरिंग पर बैठा था। तुम टैंकर लेकर निकलो, मैंने उससे कहा। मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। उसने खामोशी से इंजन स्टार्ट किया और चला गया। मैं फुर्ती से इस खाली प्लाट में दाखिल हो गया। शराड खड़ी थी, इसकी चाबियां तो थी नहीं। हम लोग ऐसे ही काम चला रहे थे। मैंने जेब से मास्टर की और लॉक खोलने के बाद दरवाजे की तरफ को झटका दिया। अचानक मेरी छठी इसने मुझे किसी खतरे से आगाह किया। बाई जानब अंधेरे में एक साया लहराया। मैं पड़कर पलटा, मुझे देर हो चुकी थी। मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। फिर मेरे जहन में सितारे से जगमगाए और धमाके के बाद हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं दोबारा होश में आया तो
पूरी तरह सर चकरा रहा था और पूरा जिस्म गोया हलकोरे ले रहा था। चोट की वजह से सर में धमाके हो रहे थे। मैं कभी दाएं डोल रहा था, कभी बाएं। जब ज़हन ज़रा काबू में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस कमरे में हूँ उसका फर्श नहीं डोल रहा, बल्कि वो कोई गाड़ी है जिसमें मुझे ले जाया जा रहा है। हर तरफ गुम अंधेरा था, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि मेरे अलावा भी कोई इस गाड़ी में है या मैं अकेला ही गाड़ी के फर्श पर पड़ा हूँ। मैंने उठना चाहा तो मेरे सर में टीस सी उठी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं। बांधने वालों ने शायद मुझे बहुत उजलत में बांधा था। उन्होंने रस्सी पर मेरे शानों से तक और सिर पैरों तक लपेट दी थी। मेरे हाथ दोनों पहलुओं से टिके हुए थे और मैं चाहता तो अपनी उंगलियां की जेबों में डाल सकता था। ये बास्टर्ड है कौन? किसी ने इंग्लिश में कहा। फिर उसने लाइटर से सिगरेट सुलगाई तो उसकी रोशनी में मुझे बोलने वाले का चेहरा देखने का मौका मिल गया। वो जोनाथन था। चश्मे नज़र में सब सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। जोनाथन फरार होने के बाद शायद वहीं कहीं छुप गया था। उसे छुपने के लिए वही खाली प्लाट मुनासिब नजर आया होगा जहां हमने शराड पार्क की थी। मेरे ख्याल में ये ग्लोरिया का साथी है। अंधेरे में एक दूसरी आवाज आई।